नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव। आज हम चर्चा करेंगे फीफो मेथड के बारे में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहले आना पहले जाना पद्धति। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें जो सामग्री पहले क्रय की जाती है वो उत्पादन के लिए सर्वप्रथम इशू या निर्गमित की जाती है। इस प्रकार उत्पादन के लिए सामग्री का निर्गमन सर्वप्रथम उस सामग्री से किया गया माना जाता है जो सर्वप्रथम खरीदी गई थी। इस सामग्री की समाप्त हो जाने के उपरांत उसके बाद क्रय की गई सामग्री निर्गमित की जाती है। यह पद्धति वास्तव में लागत पद्धति ही है, क्योंकि उपरोक्त क्रम अपनाने में प्राप्त सामग्री यदि संपूर्ण निर्गमित कर दी जाती है तो निर्गमित सामग्री का मूल्य ज्ञात के बराबर होता है। इस पद्धति के बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ है सरलता। यह पद्धति बहुत ही सरल और सिंपल है। वैज्ञानिक पद्धति, यह वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो सामग्री पहले क्रय की जाती है उसका उपयोग पहले किया जाता है। ऐसा ही इस विधि में किया जाता है। जो सामग्री स्टोर में सर्वप्रथम क्रय करके लाई जाती है उसको ही हम उत्पादन हेतु सर्वप्रथम इशू या निर्गमित करते हैं। लागत मूल्य, इसमें जो क्रय मूल्य होता है वही उसका लागत मूल्य होता है। इसमें कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है। यह विधि वास्तविक मूल्यों पर आधारित है। अंतिम स्टॉक का सुगम मूल्यांकन, इस विधि के माध्यम से जो क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम स्टॉक बचता है उसका सुगमता से मूल्यांकन किया जाना संभव है। गिरते मूल्यों में उपयोगी, यह विधि जब मूल्य गिर रहे होते हैं तब ज़्यादा उपयोगी रहती है, क्योंकि जो पूर्व में सामग्री क्रय की गई होती है वो अधिक मूल्य पर क्रय की गई होती है, तो उसको हम सर्वप्रथम उपयोग कर लेते हैं। और जो बाद में सामग्री क्रय की जाती है वो कम मूल्यों में क्रय की जाती है, क्योंकि मूल्य गिर रहे होते हैं। वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम स्टॉक के रूप में स्टोर में बचता है। हर विधि के कुछ न कुछ लाभ रहते हैं, कुछ न कुछ हानियां रहती हैं। ऐसा ही फीफो मेथड के साथ है। इसकी भी कुछ हानियां हैं, जैसे जटिल गणना। इसकी गणना करना काफ़ी जटिल होती है और कई बार लिपिकीय त्रुटियां होना संभावित है। मूल्य बढ़ने पर अनुपयोगी, यह विधि यदि निरंतर मूल्य बढ़ रहे हैं तो उस स्थिति में अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि जब प्रारंभिक उत्पादन कार्यों के लिए सस्ती कीमत की सामग्री निर्गमित होगी तो स्वाभाविक है कि उसकी लागत कम आएगी, जबकि बाद वाले कार्यों के लिए हम महंगी सामग्री निर्गमित या इशू करेंगे तो उसकी लागत अधिक आएगी। इस प्रकार इस पद्धति के उपयोग का प्रमुख दोष यह है कि इसमें विभिन्न समय में किए गए उत्पादन कार्यों की लागत भिन्न भिन्न आती है। अतः जब कीमतों में वृद्धि तेजी से हो रही होती है तो इस पद्धति को अपनाया नहीं जा सकता। अब इस विधि को हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके हल करके समझेंगे, तो जिससे हमें इस विधि के बारे में ज़्यादा समझ आएगी। प्रॉब्लम दी गई है, किसी कंपनी के डाटा दिए गए हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। मार्च 2 को 200 यूनिट 200 रुपये के रेट से परचेज की गई हैं। 4 मार्च को 150 यूनिट इशू की गई हैं। 6 मार्च को 200 यूनिट अगेन 220 रुपये के रेट से परचेज की गई हैं। 10 तारीख को 100 यूनिट इशू की गई हैं। 16 तारीख को 200 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से क्रय किए गए हैं। 18 तारीख को 220 यूनिट इशू किए गए हैं। 24 तारीख को 150 यूनिट 230 रुपये के हिसाब से परचेज किए गए हैं। 25 तारीख को 190 यूनिट इशू किए गए हैं। 28 तारीख को आगे 30 यूनिट इशू किए गए हैं। अब हम इसके
सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर लेंगे। स्टोर लेजर अकाउंट फीफो मेथड। इस स्टोर लेजर अकाउंट में सबसे पहले कॉलम आता है हमारा डेट का, दूसरा कॉलम आता है रिसिप्ट या प्राप्तियों का। इसमें 3 सब कॉलम रहते हैं, यूनिट्स का, रेट का और अमाउंट का। फिर अगला कॉलम रहता है हमारा इशू का। इशू में भी अगेन 3 सब कॉलम रहते हैं, यूनिट, रेट, अमाउंट। नेक्स्ट कॉलम रहता है हमारा बैलेंस का। बैलेंस में भी 3 सब कॉलम रहते हैं, यूनिट, रेट और अमाउंट। अब इसको हम डेट के अनुसार इसकी एंट्री करते हैं। पहली डेट को जो एंट्री हमारी दी गई है वो 2 मार्च को दी गई है। 2 मार्च को हमने 200 यूनिट 200 रुपये के हिसाब से क्रय की है, तो उसका बैलेंस हो गया है 40,000, क्योंकि उस तारीख को कोई सामग्री इश्यू नहीं की गई है। 4 मार्च को हमने 150 यूनिट इश्यू करी हैं, तो इश्यू की है 150 यूनिट 200 रुपये के हिसाब से। 30,000 का स्टॉक हमारा इश्यू हो चुका है, तो बैलेंस जो स्टोर में बचेगा वो बचेगा 50 यूनिट का 200 रुपये के हिसाब से। 10,000 का बैलेंस हमारा स्टोर में बचेगा। उसके बाद अगली एंट्री है हमारी 6 मार्च की। 6 मार्च को हमने 200 यूनिट 220 रुपये के हिसाब से क्रय की गई हैं, तो 44,000 का नया स्टॉक हमारे स्टोर में आ गया है। तो स्टोर में जो बैलेंस बचेगा स्टॉक का वो हो जाएगा हमारा 50 यूनिट 200 रुपये के हिसाब से 10,000 का स्टॉक, प्लस 200 यूनिट 220 रुपये के हिसाब से 44,000 का स्टॉक। तो टोटल 54,000 का स्टॉक हमारे बैलेंस में आ जाएगा स्टोर में। अगली एंट्री है हमारी 10 मार्च की। 10 मार्च को हमने 100 यूनिट इशू करी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम फीफो मेथड का उपयोग करते हुए मटेरियल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो फीफो मेथड में जो सबसे पहले स्टॉक परचेज किया जाता है या जो सबसे पहले सामग्री क्रय की जाती है उसको हम सबसे पहले उत्पादन के लिए निर्गमित या इशू करते हैं। तो सबसे पहले 50 यूनिट हमारी जो पुराना स्टॉक था 200 रुपये के हिसाब से वो इशू कर देंगे, और शेष 50 यूनिट जो नया स्टॉक 6 तारीख को परचेज किया गया है वो 220 रुपये के हिसाब से उसको इशू कर देंगे। तो ये सब इशू करने के बाद हमारे पास बैलेंस बचेगा 150 यूनिट का 220 रुपये के हिसाब से। टोटल बैलेंस हो जाएगा हमारे पास 33,000 का। इसके बाद 16 तारीख को एंट्री है। 16 तारीख को पुनः हमने 200 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से क्रय की गई हैं, तो हमारा स्टोर में बैलेंस बढ़ के कितना हो जाएगा 150 यूनिट पहले से हमारे पास 220 रुपये के हिसाब से उपलब्ध थी, और 200 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से और ऐड हो गई हैं। तो हमारा जो स्टोर का बैलेंस है वो हो जाएगा 75,000 अर्थात 75,000। इसके बाद हमने 18 तारीख को 220 यूनिट इशू की गई हैं। यहाँ हमें फीफो मेथड का उपयोग करना है। जो पहले स्टॉक हमने क्रय किया गया है जो स्टोर में उपलब्ध है उसको हम सबसे पहले इशू या निर्गमित कर देंगे। तो 150 यूनिट हमारी 220 रुपये के हिसाब से पहले से स्टोर में उपलब्ध थी उसको हम इशू कर देंगे। शेष 70 यूनिट हम 210 रुपये के हिसाब से इशू कर देंगे। बैलेंस हमारा बचेगा 130 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से। उसका कुल अमाउंट हो जाएगा 27,300 रुपये। फिर अगली एंट्री है हमारी 24 तारीख को। 24 तारीख को हमने 150 यूनिट क्रय की है। किस रेट पे 230 रुपये के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 34,500, और हमारा स्टोर का बैलेंस बढ़ के कितना हो जाएगा 130 यूनिट 210 रुपये के हिसाब से ऑलरेडी हमारे स्टोर में उपलब्ध थी, और 150 एडिशनल यूनिट हमने 24 तारीख को परचेज की हैं, तो ये भी हमारे स्टोर के बैलेंस में ऐड हो जाएंगी। 150 यूनिट 230 रुपये के हिसाब से 34,500 का स्टॉक ऐड हो जाएगा। फिर अगली एंट्री में आ जाइए। अगली एंट्री हमारी 25 तारीख की। 25 तारीख को क्या हुआ है 190 यूनिट हमने इशू की हैं। तो फीफो मेथड का उपयोग कर रहे हैं। जो पहले का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है उसको सबसे पहले हम इशू कर देते हैं। तो 130 यूनिट हमारी 210 रुपये के हिसाब से
टोटल 27,300 का स्टॉक इशू हो जाएगा। शेष 60 यूनिट हमारे जो लास्ट में स्टॉक 24 तारीख को परचेज किया गया है उससे हम इशू कर देंगे 60 यूनिट 230 रुपये के हिसाब से 13,800 का। तो बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा, 150 में से 60 यूनिट हम इशू कर चुके हैं, 130 ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, तो 90 यूनिट हमारे पास बचेगा। 90 यूनिट किस रेट पे बचेगा, 230 रुपये के हिसाब से। बैलेंस हो जाएगा हमारा 20,700। लास्ट एंट्री है हमारी 30 यूनिट इशू किए गए हैं। तो 30 यूनिट किस रेट पे इशू होंगे, जो हमारे पास बैलेंस है उसका रेट था 230 रुपये। तो 230 रुपये के हिसाब से हम 30 यूनिट इशू कर देंगे। अमाउंट हो जाएगी 6,900। शेष बैलेंस हमारा कितने बचेगा, 60 यूनिट 230 रुपये के हिसाब से, और बैलेंस हो जाएगा 13,800। आप सभी ने इस न्यूमेरिकल के माध्यम से, फीफो मेथड के माध्यम से हम कैसे स्टोर लीजर अकाउंट बनाते हैं वो सब जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।